हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और अंजलि मुद्रा। जेके टीवी पर इस स्पेशल नशरियात में आपको खुशामदीद। ये जो खसूसी नशरियात फरवरी के महीने में हम हर साल आपके सामने पेश करते हैं, जो यौम मकबूल था ओरिजिनली और अब माह मकबूल आस्ता आस्ता बनता जा रहा है। तो इस हवाले से हमने 1 फरवरी से लेकर मुख्तलिफ प्रोग्राम आपके सामने पेश किए हैं, और जो सरगर्मियां रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में या जो तारकीन वतन हैं बरतानिया में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी इस बार हुई है एक एक्टिविटी, तो हम वो कोशिश करते रहे आप सबके सामने लाने की। जो हमारी इस्तिताअत है उसके मुताबिक जहां जहां हमारे रिपोर्टर थे वहां से हमने रिपोर्टें चलाई, और जहां हमारे रिपोर्टर नहीं है तो वहां से मुख्तलिफ दोस्त जो मुख्तलिफ सियासी तंजीमों से या समाजी तंजीमों से वाबस्ता हैं जो उन प्रोग्रामात में मौजूद थे, उन्होंने हमें वो उनकी वीडियो फुटेज भेजी जो हमने आपके सामने पेश की। तो 11 फरवरी को हमने बहुत से मेहमानों से बातें की, जिसमें मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत ज्यादा एक एजाज की बात थी कि नसीर उद्दीन वानी साहब से मेरी बात हुई, जो शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट के दरीना साथियों में शामिल थे, और उनके साथ बहुत कई सालों तक वो नेशनल लिबरेशन फ्रंट और गंगा के हवाले से बहुत कैदोबंद की सोबतें भी उन्होंने मकबूल भट्ट के साथ बर्दाश्त की, और दीगर जो लोग उस वक्त गिरफ्तार थे, और उन्होंने अपनी यादाश्तों से बहुत कुछ बातें हमारे साथ शेयर की, जो इस तहरीक को समझने के लिए और मुस्तकबिल में इसकी राय मुतय्यन करने के लिए और इसके खद्दोखाल मकासद मनाजल वाजिया करने के लिए मैं समझता हूँ कि काफी मददगार बातें होती हैं। और उसमें जाहिर है जो मुखालफीन होते हैं वो उन बातों को अपने तरीके से लेते हैं, लेकिन जो उस जद्दोजहद को निखारना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी उनमें बहुत से असबाक होते हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शौकत मकबूल भट्ट साहब, जो मकबूल भट्ट शहीद के बेटे हैं, लेकिन उनकी अपनी एक सियासी पहचान भी है, और अपने तौर पर वो गुज़श्ता कई बरसों से कौमी आज़ादी की जद्दोजहद में मुतर्रक और सरगर्म हैं। तो उनके साथ हम बात करेंगे कि वो क्या देखते हैं कि भट्ट साहब की शहादत के बाद 11 फरवरी 1984 को, उसके बाद क्या इस तहरीक ये किन रास्तों से गुजरी है और आज कहां पर खड़ी है। और दूसरी हम बात करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है, और मैंने मुख्तलिफ दोस्तों से ये बात शेयर की है और वो भी इस बात से इत्फाक करते हैं कि अब की बार जो यौम मकबूल है वो इंतहाई ज्यादा बड़े पैमाने पर बनाया गया है, और उसमें जो लोगों की शिरकत है वो माजी के मुकाबले में ज्यादा थी, और छोटे छोटे मकामात से लेकर बड़े बड़े शहरों में आजाद कश्मीर के अंदर और जो तारकीन वतन जहां जहां भी हैं, और जैसे मैंने कहा कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया में भी तकरीब मुनक्कद हुई। तो ये जो फरोग है, ये जो वुसअत है, ये जो फैलाव है मकबूल भट्ट के सोच का, फिक्र का, जद्दोजहद का, उनके नजरिए का, क्या ये इसलिए बड़ा नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया आ गया है, या कि असल में जमीन पर हालात बदल रहे हैं। तो ये चीजें हम उनके साथ बात करेंगे। तो मैं वेलकम करता हूं जनाब शौकत मकबूल भट्ट साहब को। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने याद किया। थैंक यू। अच्छा शौकत साहब, जैसे मैंने तारफ में बता दिया है कि हम पहले बात करते हैं 11 फरवरी से, आज की जो 11 फरवरी है जो परसों गुजरी है, फिर हम वापस भी जाएंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार भट्ट साहब के जो प्रोग्रामात हुए हैं बरसी के हवाले से, एक तो उसमें बहुत सी जमातों ने मिलकर भी किए हैं कई जगहों पे, और छोटे छोटे स्टेशनों पे भी अच्छे खासे प्रोग्राम हुए हैं, तो क्या ये वाकई आपको ऐसा लगता है या सिर्फ मैं ये फील कर रहा हूं?
शम साहब, पहले तो मैं शहीद वतन हजरत मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब को जो है वो खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। और उसके साथ जो है मैं ये समझता हूँ कि ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि आपका एनालिसिस जो है ये बिल्कुल सही है कि इस मर्तबा जो है वो भट्ट साहब का योम शहादत जो है वो ज्यादा बड़े पैमाने पे जो है वो सारी दुनिया में जो है वो सेलिब्रेट किया गया। इसकी वजूहात भी हैं यकीनन। मसलन मैं ये समझता हूँ कि चूंकि पॉलिटिक्स जो है, आप भी पॉलिटिक्स के स्टूडेंट भी रहे हैं। पॉलिटिक्स जो है ये एक इर्तिकाई अमल भी होता है, और इर्तिका इर्तिका में जो है वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो आगे बढ़ती है। मुझे याद पड़ता है कि भट्ट साहब का ये कहना था कि गालिबन पुंछ का दौरा वो कर रहे थे 70s में। तो गालिबन रावलाकोट के मुकाम पे ये 6-7 लोग जब वहां पे पहुंचे, तो जब ये जलसा कर रहे थे, इन्होंने अनाउंसमेंट भी की, लेकिन जलसा के टाइम पे जिस चौक में ये गए, उस चौक में जो है ना वहां के मुकामी लोग मौजूद नहीं थे। तो इन्होंने ये किया कि जो 6 लोग थे वो नीचे खड़े हो गए, और एक शख्स जो है उनमें से स्पीच करने लगा। लोग दूर दूर से अपनी खिड़कियों के अंदर से तो देख रहे थे, लेकिन कोई करीब उनके नहीं। रियासत जम्मू और कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और उसकी खुद मुख्तारी का नजरिया जो है उसको ऐसा इतनी ज्यादा पजीराई जो है वो एजेके में जो है मैसर नहीं थी। कहने का मकसद ये है कि भट्ट साहब की शहादत के बाद जो है इस नजरिए को बहुत तेजी से जो है फरोग मिला। शायद पॉलिटिकली लोग काम करते रहते तो शायद उसको एक बड़ा तवील वक्त लगता, लेकिन उनकी शहादत के बाद जो है वो खासी बड़ी तादाद में जो है लोग उस काफिले में शामिल हुए। और फिर हमने देखा अपनी जिंदगी में पॉलिटिकल फील्ड में काम करते हुए कि कहाँ वो 6-7 लोग, और कहाँ जो है आज 12-13-14 पार्टियां जो हैं मकबूल भट्ट शहीद की बात करती हैं, और अपने अपने अंदाज से पॉलिटिकली जो है उस तहरीक में अपना एक रोल जो है वो प्ले करने की कोशिश कर रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि उस शख्स के न सिर्फ नजरिए की, उसके बयानिए की, बल्कि उसकी जदोजहद की सच्चाई थी कि लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ जो है जुड़ना शुरू हुए। लेकिन अब की बार स्पेशली जो आपने भी रीड किया और मैंने भी जो है अपनी जगह पे रीड किया कि खासे बड़े पैमाने पे जो है वो शहीद वतन का जो है वो दिन जो है वो सेलिब्रेट किया गया। उसकी बड़ी वजह ये है कि अगस्त 2019 में जो भारत की सरकार ने जो इकदाम उठाए, जिस तरह से उन्होंने रियासत को इंतजामी एतबार से जो है तकसीम किया और उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में जो है वो तब्दील किया, और जितने बड़े पैमाने पे जो है वो लोगों को तसलसल के साथ जो एक सीज में रखा गया, एक पूरी पूरी रियासत को जो है वो एक कैद खाने में कन्वर्ट किया गया। मैं समझता हूँ कि उसके असरात हैं कि लोगों ने ये फील किया कि इतने बड़े पैमाने पे जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर की जो शनाख्त है उसको भारत ने जद पहुंचाई, लेकिन उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की खामोशी जो है उसको लोगों ने बहुत ज्यादा फील किया। और मैं ये समझता हूँ कि यही वजह है कि इस मर्तबा आजाद कश्मीर और आजाद कश्मीर से जो लोग सारी दुनिया में जो है वो डियास्पोरा की शक्ल में मौजूद है, उन्होंने अपने अपने तर्ज अमल से जो है मकबूल भट्ट शहीद की के 38वें यौम शहादत में पार्टिसिपेट करके जो है इस बात का जो है वो इस बात को अनाउंस किया है कि उन्हें भारत की तो हरकत को जो है उन्होंने नापसंदीदा समझा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के एटीट्यूड को भी जो है वो रिजेक्ट किया, और उन्होंने ये समझा कि अब जो कुछ भी करना है वो हमें खुद करना है, खुद अपने लिए रास्ते तलाश करने हैं, और खुद अपनी खोई हुई पहचान को जो है वापस जो है रिस्टोर कराना है। तो मेरा ये ख्याल है कि एजेके में ये बड़ी तब्दीली आई है, क्योंकि एजेके में फिर भी ये समझा जाता था कि शायद जो है वो पाकिस्तान की हुकूमतें भी जो है चूंकि हमारी आज़ादी की बात करती हैं तो शायद जो है वो उनका कोई इखलास मौजूद है। लेकिन जिस बुरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी जो है अपने तर्ज अमल से जो एक्सपोज हुई है, मैं समझता हूँ कि उसने लोगों को जो है वो अपनी राइट डायरेक्शन की तरफ जो है वो मोड़ा है। जी, तो
یہ جو ایک رجحان اس بار زیادہ، پہلے بھی شاید ایسی کوششیں ہوتی رہی ہیں اور شاید مل کے بھی پروگرام کیے ہوں لوگوں نے، لیکن اس بار مجھے لگتا ہے کہ زیادہ شعوری طور پر اور زیادہ فعال طریقے سے کوششیں کی گئی ہیں کہ جہاں جہاں مختلف جماعتیں موجود ہیں وہ مل کے پروگرام کریں. تو یہ مجھے تو ایک بہت اچھا رجحان لگا ہے. یہ بات بھی درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یہ سم ٹائم آرگنائزیشن جو ہیں وہ انتظامی وجوہات کی وجہ سے جو ہے علیحدہ علیحدہ بھی پروگرامات کرتی رہی ہیں، لیکن بہرحال وطن دوست اتحادات جو ہے وہ 11 فروری پہ عمومی طور پہ بنتے رہتے ہیں. ایک 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 انڈرسٹینڈنگ کا لیول جو ہے وہ تو بھی بڑا ہے یقیناً. ایون جو علیحدہ علیحدہ پروگرامات بھی ہوئے ہیں اس میں بھی ایک دوسرے کے پروگرامات کو ویلکم کیا گیا ہے. جی ڈیفینیٹلی. اور اب یہ جو نیکسٹ سوال ہے، ظاہر ہے یہ اس سوال سے بھی جڑا ہوا ہے کہ بٹ صاحب کی شہادت کے بعد تحریک کہاں کن راستوں سے گزری. تو یہ میں آخری سوال پہلے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ جو آج کا ماحول ہے اس سے جڑا ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں کہاں پر کھڑی ہے آزادی کی یہ جدوجہد؟ ظاہر ہے اس کے بہت سی شیڈز ہیں، بہت سی تنظیمیں ہیں اس میں، لیکن اوور آل اس سب کو جو تحریک جب کہا جاتا ہے یا ایک موومنٹ کہا جاتا ہے تو وہ تو آزادی کی موومنٹ ہی ہے نا، قومی آزادی کی موومنٹ ہے وہ. تو اس کو آپ اوور آل کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ ایکچولی چونکہ میں یہ آپ کا پروگرام فون پہ اٹینڈ کر رہا ہوں تو اتفاق سے بیچ میں ایک کال آ گئی، تو اگر آپ تھوڑا سا سوال ریپیٹ کر دیں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات تو ہم پیچھے بھی لے کے جائیں گے کہ یہ گزشتہ 38 سالوں میں کیسے کن راستوں سے گزری یہ تحریک، لیکن آج اس کو آپ کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ تنظیمیں تو بہت ہیں لیکن تحریک یا موومنٹ تو ایک ہی ہے نا، تو وہ اس کے شیڈز ہیں ڈیفرنٹ. میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. تو اس کو آپ کس طرح کہاں کھڑا دیکھتے ہیں کہ اب آج وہ کہاں کھڑے؟ دیکھیے بات یہ کہ میں یہ تو کسی خوش فہمی میں مبتلا تو نہیں ہوں کہ ہم جو ہے وہ اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن میرا یہ سمجھنا ہے کہ کم از کم رائٹ ڈائریکشن میں لوگ جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کے پازیٹیو ریزلٹس تو ضرور نکلیں گے. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور پھر ہماری تحریک بھی جو ہے وہ ایک سیاسی تحریک ہے، تو سیاسی تحریک میں لوگوں کی اس تحریک کے ساتھ جڑنے کا جو عمل ہوتا ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اور جو لوگ اس کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے ہی بڑھ رہے ہیں، اور اس اعتبار سے ہمارے حوصلے جو بلند ہیں بھی اور بلند رہنے بھی چاہیے. اور یہ میرا یقین ہے کہ اگر ہم اسی تسلسل کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتے رہیں، کیونکہ تحریکوں میں آپ کو اپنے لیے سپورٹرز تو ضرور چاہیے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس اعتبار سے آپ کی جو ہے نا کلیئرٹی آپ کی سیاسی تحریک میں ہونی چاہیے کہ کون آپ کے سپورٹر ہو سکتے ہیں اور کون نہیں ہو سکتے. اور جو لوگ صرف یہ جو ہے نا وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کے سپورٹر ہیں اور آپ کے سپورٹر نہیں ہوتے، ان کا پہچانا جانا جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اور شاید اب ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں تو سمجھتی تھی، لیکن یہ کہ عوامی طور پہ بھی جو ہے لوگوں میں یہ احساس جو ہے پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ہمیں جو ہے وہ ایک اپنی شناخت کو جو ہے قائم کروانا ہے، اور اگر جو ہے ہمیں اپنی ایک انڈیجنس آزادی جو ہے وہ چاہیے، اور ہمیں جو ہے اس کے لیے جو ایک انڈیجنس ریزسٹنس موومنٹ کو جو ہے خود جو کفالت کی بنیاد کے اوپر جو ہے آرگنائز کرنا ہوگا، تبھی جا کے جو ہے ہم اپنے لیے جو ہے ایک آزاد وطن کو جو ہے وقوع پذیر کروا سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے یہ ایک حوصلہ افزا چیز ہے، اور ہم اسٹیپ فارورڈ ہی ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میرا یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ اپنی شناخت کو قائم کرنے میں کامیاب رہیں تو ہندوستان اور پاکستان جتنی بھی کاوشیں کرتے ہیں ہماری شناخت کو مٹانے کی، وہ مٹا نہیں پائیں گے، کیونکہ آزادی کی تحریکوں میں آپ اسٹرگل کے ساتھ جڑے رہتے ہیں
और और एक विंड फॉल कभी हो जाती है, और उस विंड फॉल के नतीजे में जो है आप जब विजिलेंट होते हैं, आप जो है जाग रहे होते हैं, तो आप जो है अपने अपने मकासद को और अपनी मंजिल को पा लेते हैं। मैं समझता हूं कि इस एतबार से हमारा हमारा जो तर्ज अमल है वो इस ये बावर करवा रहा है कि हम जो है वो जाग रहे हैं, और हम तसलसल के साथ अपनी तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर हमारी नजर भी है, और हमारा ये यकीन भी है कि अगर हम अपनी पहचान करवाते रहे दुनिया में, तो एक वक्त आ जाएगा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को जो है हमारी रियासत जो है उसे जो है जम्मू कश्मीर के अवाम के हवाले करना पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम थोड़ा वापस चलते हैं। अभी जाहिर है पहले तो हमारे पास व्हाट्सएप के हवाले से जो किताबें थी, जो मवाद था, उसमें सबसे पहले तो ये थे सफीर हुर्रियत, जो ख्वाजा रफीक साहब ने मेरे ख्याल में अर्ली 90s में ये शाया की थी, और ये पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी थी जिस पे व्हाट्सएप के बारे में कुछ तफसीलात थी कि असल में वो उनके इंटरव्यूज थे, उनके कुछ खतूत थे, तो उनकी जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें थी जो लोग तकरीरें उस वक्त किया करते थे या जो एक्टिविस्ट थे उनसे मैंने नहीं सुनी थी। तो ये बहुत दिलचस्प बात थी। अब इसका दूसरा एडिशन भी शाया हो गया है और उसमें कुछ अजाफी चीजें भी इन्होंने शामिल की है, और ये सईद असद ने छापी है। तो दूसरी जो किताब जो ये थी शऊर फरदा, ये मकबूल भट्ट के खतूत हैं जो मुख्तलिफ जेलों से वो लिखते रहे हैं। तो ये तमाम खतूत इन्होंने बड़ी मेहनत से जमा किया और फिर उनको शाया किया। और अभी एक किताब आई है जो तिहाड़ जेल के जेलर हैं, सुनील गुप्ता करके नाम है उनका, ये वो किताब है और इसका नाम है ब्लैक वारंट। सुनील गुप्ता एंड सुनित्रा चौधरी, ये जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये लिखी है किताब। तो इसमें ये जो छोटा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कन्फेशंस ऑफ ए तिहाड़ जेलर। तो ये जो तिहाड़ के जेलर थे ये सुनील गुप्ता, ये उनकी यादाश्तें हैं तिहाड़ के बारे में, और उसमें उन्होंने एक चैप्टर जो है वो मकबूल भट्ट पर है और एक अफसर गुरु पर भी है। तो बाकी जो इस तरह के बड़े प्रिजनर थे इंडिया के जो मुख्तलिफ इलाकों से, उन पर भी है। तो उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई हैं भट्ट साहब की शख्सियत के हवाले से, जेल के अंदर उनकी सरगर्मियों के हवाले से, और उनका जो एक पर्सोना, यानी कि वो जेलर, वो इंडिया का जेलर है जो ये बातें लिख रहा है। मैं तो पढ़ता था ये पहले, मैं भी लिखता था इस तरह के, मतलब बड़े इंस्पायरिंग और बड़ा उनको हीरो हम तो मानते थे, लेकिन ये बातें जब उस जेलर की किताब में मैंने पढ़ी तो जाहिर है ये उससे बड़ी तस्दीक कोई नहीं होती है, क्योंकि वो क्यों उनकी झूठी कोई तारीफ करेंगे। तो उनका ये भी सामने आया, लेकिन जाहिर है उनको फांसी दे दी गई, और उस जेलर ने वादिया तौर पर लिखा है कि तमाम कवानीन को पसे पुश डालकर एक तरफ रखकर उनको फांसी दे दी गई, क्योंकि जो जज ने भी उस वक्त भी लिखा था कि जो कौम का इज्तिमाई ज़मीर है उसको मुतमिन करने के लिए हम ये कर रहे हैं, टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो ये जस्टिस के लिए नहीं कर रहे, लोगों की उस जो वो चाहते हैं उस वजह से कर रहे हैं। तो ये उसने उस किताब में भी लिखा हुआ है। तो बहरहाल उनको फांसी दे दी गई और उनको जेल के अंदर दफन कर दिया गया, और उसकी वजह ये बताई उन्होंने कि अगर जो उनकी बॉडी हवाले की उनकी फैमिली के, तो ये जो तहरीक है ये ज्यादा जोर पकड़ जाएगी। और क्या उनको जेल के अंदर दफन करके इस तहरीक को जोर पकड़ने से रोकने में वो कामयाब हो सके शौकत साहब? देखिए, बात यह कि साम्राज्य कूतों के अपने हथकंडे होते हैं, और वो यकीनन जो उनको समझ आ रही होती है वो उस तरह से उनको अप्लाई करते हैं।
इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर शहीद भट्ट साहब की का जस्द खाकी जो है वो कहीं रियासत के अंदर ही दफन होता, तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो यूथ के लिए वहां से जो है वो डेवलप होता, और उसका एडवांटेज जो है आपकी जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसको मिलता। और ये वो खौफ था जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो भारत सरकार ने शहीद भट्ट साहब की बॉडी को जो है गैर कानूनी तरीके से, देखिए बात यह है कि आपने किसी जुर्म में उनको सजा दी है या किसी जुर्म में सजा नहीं दी है, लेकिन आपने सजा दे दी है, और उसके बाद जो है बॉडी को जो है वो अपने पास रखना कब्जे में, मैं समझता हूँ कि ये तो इंसानी हकूक की जो है वो संगीन खिलाफ वर्जी है। और इस एतबार से मैं समझता हूँ कि ये हमारा मुतालबा जो है ये जारी और सारी रहेगा कि उनका जस्ते खाकी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले, अवाम के हवाले जो है किया जाना चाहिए। यानी अगर उनकी उनकी फैमिली भी जो है, फैमिली का कोई फर्द भी जो है उसके भी हैंड ओवर होगी, तो वो जम्मू कश्मीर के, क्योंकि मकबूल भट्ट शहीद जब जिंदा था तो वो एक शख्स था, लेकिन मकबूल भट्ट शहादत के बाद जो है वो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का जो है हीरो और रहबर है, और सारी कौम जो है वो उसकी 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 जस्ते खाकी की जो है वारिस है। अ, लेकिन मैं ये समझता हूँ जी कि यहाँ मुझे कहने दीजिए एक बात, वो ये कि चूंकि आपने अभी सारी तमहीद में ये बात की है कि भारत की जो अदालत थी उसने हिंदुस्तान के अक्सरती अवाम के ज़मीर को मुतमईन करने के लिए जो है मकबूल भट्ट को जो है वो फांसी के फंदे पे जो है लटकाया। सवाल ये पैदा होता है कि आजकल कुछ लोग जो हैं वो भी इधर उधर बातें करते हैं कि मकबूल भट्ट तो जी वो एक कातिल था, मकबूल भट्ट जो है वो तो उसने बैंक लूटा था, और जो है वो यानी यानी उसकी जो जो सजा है वो बुनियादी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त सजा है। देखिए बात यह है कि मकबूल भट्ट शहीद को उनके ऊपर जो केस चल रहा था वो केस 60s का केस था, जब वो पहली मर्तबा एजे केस से जो है वो वादी कश्मीर में दाखिल हुए थे, और वहाँ वो बुनियादी तौर पे जो है लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट के लिए। तो वहां पे एक एक किसी जगह पे जो है वो गालिबन कोई क्रॉस फायरिंग हुई थी, तो उसमें एक एक शख्स जो है इंटेलिजेंस का वो मारा गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि मकबूल भट्ट एक ऐसा शख्स जिसे दूसरी बार वादी कश्मीर में दाखिल होने के मौके पे जब अरेस्ट किया गया कि तो गैर कानूनी तौर पे रियासत में उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है उन्हें रियासत से बाहर ले जाया गया, यानी उन्हें दिल्ली में जो है अरेस्ट रखा गया उस सारे अरसे में। और पौने 8 साल का ये पीरियड है, गालिबन मई 1976 में वो अरेस्ट हुए, और फरवरी 1984 में उनकी शहादत हुई। उनको उनको सुएदार जो है वो पे लटकाया गया। तो ये पौने 8 साल का अरसा है, और पौने 8 साल के अरसे में भारत सरकार के पास जो है ये मौका नहीं था कि वो जो है वो मकबूल भट्ट को जो है वो किसी बैंक डकैती में जो है वो ट्रायल करते, और जो है वो जो कहा जाता है कि वहां पे वो बैंक मैनेजर जो है वो मारा गया था, तो उसके मर्डर में जो है वो मकबूल भट्ट को जो है वो फांसी पे चढ़ाते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और मकबूल भट्ट को जो है जिस वक्त महात्रे वाला वाकया हुआ था, तो बुनियादी तौर पर इसको इस्तेमाल करते हुए उस वाकये को हिंदुस्तान की आवाम को के इत्मीनान के लिए जो है बुनियादी तौर पर मकबूल भट्ट को जो है वो फांसी जो है दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये मकबूल भट्ट ने ऐसा कोई काम नहीं, कि मकबूल भट्ट का गालिबन उनकी अपनी एक स्टेटमेंट मौजूद है किसी इंटरव्यू में कि मेरा यानी मेरे जमीर पे जो है इस तरह का कोई बोझ नहीं है कि मैंने जो है कोई कोई जो इखलाकी जुर्म जो है कोई मैंने किया हो। मैं एक सियासी तहरीक के साथ वाबस्ता रहा हूं, और मेरे साथ भी जो है वही सलूक होना चाहिए जो सियासी तहरीकों के साथ वाबस्ता लोगों के साथ होता है। बल्कि जिस वक्त उनको जो है वो उनकी फांसी आखिरी मरतबा जब अनाउंस हुई कि उनको फांसी दी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो मेरी कॉल कोठरी से
हजारों मील दूर एक होने वाले एक वाक़े की बुनियाद के ऊपर जो है मुझे जो है फांसी चढ़ाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो आपका सवाल था, ये मैं बेसिकली जो है वो जो अमूमी तौर पे अब सोशल मीडिया पे ऊपर जो है वो कुछ लोग जो है अपने तासुबात को जो है वो इस तरह से प्ले करते हैं कि वो ये जाहिर करते हैं कि ये मकबूल भट्ट तो कोई कातिल था, या मकबूल भट्ट जो है वो किसी अखलाकी जुर्म में जो है वो शरीक रहा है। मकबूल भट्ट तो वो शख्स था जो अपनी और दो और दो और ये, और बिल्कुल आपने सही किया जो ये थोड़ी वजाहत कर दी, और बहुत से लोगों को मुतबादल मालूमात का इल्म नहीं है, उनके पास वो मालूमात नहीं है, इसलिए क्योंकि वो एक सरकारी बयानिए के साथ चलते हैं, क्योंकि ये बात तो सरदार क्यूम ने कही थी ना सबसे पहले। तो बिल्कुल मैं ये समझता कुछ हूँ कि लोग देखिए जो है बात वो, ये है उनको कि ये मुतबादल मालूमात ही नहीं है। जी मकबूल भट्ट तो इस वक्त जो है वो आपकी इंडिजिनस आजादी की तहरीक का एक इस्तियारा बन चुका है। यानी वो एक ऐसी मशल है जिसकी जिसकी रोशनी से जो है आप न सिर्फ इंस्पायर होते हैं बल्कि अपनी अपनी तहरीक को जो है महमीज देते हैं। तो यानी और और मकबूल भट्ट के की शख्सियत को मस्क अगर कोई, मैं ये समझता हूँ कि किसी को अगर जरूरत है उसको मस्क करने की, तो वो तो या तो हिंदुस्तान की फोर्सेस होंगे, वो या तो पाकिस्तान की फोर्सेस होंगी। इसलिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान चूंकि आपकी रियासत के की वहदत की सालमियत के हक में नहीं है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान की हुकूमतें जो है वो इसे आपस में जो है अपनी 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 जो रियासत है, जो हिंदुस्तान की रियासत है और जो पाकिस्तान की रियासत है, वो उसको उसको एक्सटेंड करने के लिए तो जम्मू कश्मीर का असूल चाहती है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोगों को के हवाले करने के लिए जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लिहाजा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो 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 साम्राज्य फोर्सेस है वो ये चाहती हैं कि ऐसा एक आजादी का जो इस्तियारा डेवलप हो रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में, उसको उसका उसका एक चेहरा जो है मस्त करके जो है अवामुन नास में पेश किया जाए, ताकि अगर कोई कोई जो है वो कोई कोई रोशनी का मीनारा ही नहीं रहेगा, तो लोग जो है उससे इंस्पिरेशन कहाँ से लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर के वो लोग जो बज़ाहिर जो है मुझे नहीं पता कि उनका ऐसा उनका कोई एजेंडा है या नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो बुनियादी तौर पे इस तरह के प्रोपेगेंडे में शायद मासूमियत की वजह से भी जो है उसका शिकार हो जाते होंगे। तो लिहाजा उनको इस बात को देखें ना, आपको ये जब आपका ये क्लेम हो कि आप जो है किसी सियासी तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको उस सियासी तहरीक की हर हर जुज को जो है बड़ा बड़ा रियलिस्टिकली और बड़े जो है ना वो डीपली जो है उसका एनालिसिस आपको करना चाहिए, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है आपको उस तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए। ये सियासी तासुबात की तहरीक नहीं है। आप अगर सियासी तौर पर मुतासिब हैं तो फिर आप एक इंडिजिनस पोलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट का आप हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो मेरा ये समझना है कि मकबूल भट्ट को इवन आपने हिंदुस्तान ने अगर जेल के अंदर भी जो है सुपुर्द खाक किया है, तो उसके बावजूद जो है मैं समझता हूँ कि लोग जो है वो तसलसल के साथ उस वहां से उनको रोशनी मिल रही है, और लोग क्योंकि आज का जो वक्त है मैं समझता हूँ कि रोशनी के हसूल का ज्यादा आसान जो टूल्स हैं वो अब बेहतर है। यानी इसी सोशल मीडिया की जब आपने पहले भी अपनी तमीदी गुफ्तगू में भी बात की, तो मैं समझता हूँ कि अब ये आसान हो गया है कि आप लिटरेचर तक आसानी से आप पहुंच सकते हैं, आप जो है मालूमात तक जो है बहुत आसानी के साथ आप पहुंच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में जो है जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो है आप अपनी उनकी जो इंडिजिनस रेजिस्टेंस मूवमेंट है, अब आप ज्यादा देर तक उससे लोगों को दूर नहीं रख सकते हैं। अच्छा, ये हुआ है कि मुझे जैसे लगता है कि भट्ट साहब की शहादत के बाद डेफिनेटली वो एक बन गए आस्ता आस्ता एक ऐसा सिंबल जिसको जो भी जिस एंगल से भी आजादी की बात करता है वो उनको अपना रहनुमा मानता है और अपना कायद मानता है। अपनी जमात के किसी प्रोग्राम में उनकी तस्वीर नुमाइयां होती हैं, और ये सिलसिला चलता रहा है। लेकिन अभी
یہ ایک رجحان میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے جو ڈیفرنسز ہوتے ہیں وہ ان کو سیاسی طور پر نہیں اظہار کرتے ان کا. یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو وائڈر جو موومنٹ جس کی پہلے میں نے بات کی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور کبھی لگتا ہے کہ شاید یہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، اور کبھی لگتا ہے کہ یہ مطلب ان کو بڑا افسوس ہے کہ سب لوگ جو ہے نا وہ ایک دم سے مطلب جیسے بٹ صاحب نے کیا سب لوگ اسی طرح ابھی کیوں نہیں کرتے ہیں. یہ مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، میں نے اس پہ جو غور کیا، لیکن ان کی زبان جو ہوتی ہے اس میں بدتمیزی، گالی، الزام تراشی، بہتان تراشی، یہی کچھ ہوتا ہے. سیاسی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. تو حالانکہ وہ مطلب سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب مجھے خود بھی اس بات کا افسوس ہے جی. میں بلکہ کئی پروگرامات میں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک شمس جی، یہ جو لکھنا ہوتا ہے نا جی، یہ بیسیکلی جو لٹریچر ہے اس مطلب جو کچھ بھی آپ لکھتے ہیں، چاہے آپ نثر میں لکھتے ہیں چاہے آپ نظم میں لکھتے ہیں، وہ لٹریچر کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور مثلا اگر ہم اردو میں کوئی چیز لکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اردو ادب کا حصہ ہے. اور ادب جو ہے بنیادی طور پہ وہ اگر آپ کو ادب نہیں سکھاتا ہے تو پھر جو ہے آپ جو ہے سوائے جہالت کے اور کوئی چیز اسپریڈ نہیں کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ یہ ایک ٹینڈنسی ہے. اب ہمارے لوگوں میں بھی میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جس چیز کا وہ ریسرچ کر کے جواب تلاش نہیں کرتے، وہاں پہ جو ہے وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں اور غصے کو جو ہے الفاظ کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے بدقسمتی سے میں نے پولیٹیکل پریکٹس میں نے یہ چیز جو ہے گزشتہ کچھ سالوں سے یہ چونکہ ہوئی ہے، اور اس کا ایک بڑا شاخسانہ جو ہے پاکستان میں جو پی ٹی آئی کی ایک آرگنائزیشن جو ڈیولپ ہوئی اور اب آج تو وہ گورنمنٹ میں، انہوں نے یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ اس چیز کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو نیکسٹ لیول پہ پہنچایا ہے. لیکن یہ پہلے بھی یہ ہمارے دوستوں میں بہت عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں، کچھ دوستوں میں پی ٹی آئی سے پہلے بھی، کہ وہ ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے یا استدلال ہوتا ہے اس میں کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، اس میں صرف الزام تراشی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، بیہودہ زبان استعمال کی جاتی ہے، اور وہ خود کو قومی آزادی یا خود مختاری کی تحریک کے سرگرم کارکنان، رہنمایان کیا کیا سمجھتے ہیں. تو چلیے یہ تو ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا، کیونکہ کچھ دوستوں نے یہاں اس طرح کی زبان استعمال کی، تو میں نے کہا کہ ان کو میں اتنی اہمیت تو نہیں دے سکتا کہ میں ان کو سکرین پہ لے کے آؤں، کیونکہ وہ اس معیار کی نہیں ہے باتیں. لیکن ان کو جواب دینا بھی ضروری ہے کہ آپ اختلاف کرو، دلیل دو، اور یہ تمہارا حق ہے. اور یہی جو قومی آزادی کی سوچ ہے، جو شعور ہے، وہ یہی سکھاتا ہے کہ آپ سوچو اپنے دماغ سے اور بات کرو، لیکن دلیل کے ساتھ. اس لیے یہ میرا آپ سے مشورہ بھی ہے آپ کو، اور التماس بھی ہے کہ آپ اپنا یہ جو جذبہ ہے اس کو مثبت صحت مند بنائیں، اس کو بیمار مت بنائیں، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. تو آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا، تحریک کے لیے بھی اچھا ہوگا، جہاں آپ رہتے ہیں گھر، وہ آپ کا محلہ، وہ سب کے لیے اچھا ہوگا. ورنہ یہ سب کے گلے پڑے گا اور آپ کے بھی. تو یہ اس لیے اس کو سیریس لیں. یہ جو سیاسی جب آپ بات کرتے ہیں تو سیاسی طریقے سے کیا کریں. بڑی نوازش ہوگی آپ کی. اچھا شوکت صاحب، اب میں یہ ایک شاید اس پہ آپ سے کبھی بات نہیں ہوئی ہے کہ 2 ریاستیں تھیں یہ جب بٹ صاحب کو پھانسی ہوئی، تو ایک ریاست نے تو ان کو پھانسی دی اور دوسری نے بھی ان کو کوئی ایسا وہ حربہ نہیں چھوڑا کہ ان کو جیسے آپ نے کہا ان کی زندگی کو، ان کی شخصیت کو، ان کے پیغام کو، ان کی جدوجہد کو مسخ کیا جائے، بدنام کیا جائے، لیکن اس کے باوجود یہ کیا تھا کہ وہ مطلب
ہونا تو یہ تھا یا یہ نظر آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دو ریاستیں جو ہیں جو ان کے بیانیے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. لیکن اور نصاب میں، ہمارے ہاں تو نصاب میں بھی ان کے بارے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے جب آپ کالج میں جاتے ہیں تو. دوسری طرف مجھے نہیں پتا کہ نصاب میں ایسی کچھ لکھا ہوا ہے. تو لیکن اس کے باوجود آج کا نوجوان جو ہے وہ کہیں بھی ہے تو وہ ان کے اس سوچ اور فکر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور شخصیت پرستی سے آگے بڑھ کر اب ان کی سوچ، ان کی سیاست، ان کی جو فکر تھی وہ بھی اب لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اس کو دیکھ کے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے شمس جی، بات یہ کہ مثلا آپ کی اپنی زندگی کے بھی جو نا کئی فیزز ہوتے ہیں. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں، جب آپ اسکول جا رہے ہوتے ہیں، تو ریاست جس طرح کا بھی جو ہے وہ آپ کے لیے تاریخ مرتب کرتی ہے، تو آپ وہی کچھ پڑھتے ہیں اور سب اسی کو جو ہے آپ سچ بھی سمجھتے ہیں اور سچ مانتے بھی ہیں اور یوں چلتے رہتے ہیں. لیکن ایک خاص ایج میں جب آپ پہنچتے ہیں اور آپ اسپیشلی آج کے ٹائم میں کہ جب آپ کے پاس جو ہے وہ تاریخی حقائق تک پہنچنے کے جو ہے زیادہ آسان ذرائع جب آپ کو میسر ہیں، تو ایسے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنی میچور لائف میں پہنچتے ہیں، اسپیشلی یونیورسٹی کے جو طالب علم ہیں، وہ زیادہ بہتر ایک ایسی ایج ہوتی ہے جب آپ جو ہے وہ حقائق تک جو ہے پہنچنے کی اور حقائق کو سمجھنے کی جو آپ میں اندر جو ہے صلاحیت پیدا ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. تو اور چونکہ اب میڈیا بہت جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے، بہت وائبرنٹ ہے، اور اس پہ جو ہے آپ اسپیشلی انٹرنیٹ نے تو ایک، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے زندگی کا جو ہے وہ جو انقلاب آنا تھا سب وہ سے تو، بڑا انقلاب ہے. ہاں جی بالکل، یہ تو ایک انقلاب ہے. تو لوگوں تک جو ہے وہ سچائی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے پہنچ رہی ہے. تو اس وجہ سے اب لوگوں کو جھوٹ کے پردوں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تان کے جو ہے آپ سچائی کو چھپا نہیں سکتے. سچائی جو ہے وہ بالکل ایک روشنی کی طرح جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، بات میں آپ کو کچھ اس طرح سے بھی بتاؤں کہ مقبول بٹ صاحب سے جو ہے وہ انسپریشن کیوں لوگ پا رہے ہیں. یعنی اب 46 ایئرس کی ان کی ٹوٹل لائف ہے جی، اور اس 46 ایئر میں تقریباً 12.5 سال بھارت کی بھی اور پاکستان کی بھی جیلوں میں، عقوبت خانوں میں انہوں نے گزارے. اور وہ ان کی زندگی کا جو پرائم ٹائم تھا، وہ پرائم ٹائم جو ہے انہوں نے اس میں گزارا ہے. اچھا، دو شادیاں تھیں ان کی، 3 بچے تھے ان کے. تو انہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ جب نہیں ہوں گے اور جب وہ اسٹرگل میں ہوں گے اور جب قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہوں گے تو ان کے بچوں کو کیا بنے گا. یعنی اتنا کانفیڈنس تھا ان کو اپنی اس تحریک کے حوالے سے کہ وہ جانتے تھے کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پشاور میں ہم جس مکان میں رہتے تھے تو وہ خاصا خستہ حال تھا. یعنی آپ یقین جانیے کہ کچھ حصے اس کے جو ہے یعنی ایک کمرے کی چھت تو ہمارے سامنے جو ہے گری تھی، اور ہماری جو چھوٹی مدر تھی وہ کرسی سمیت جو ہے وہ ایک منزل سے دوسری منزل میں جو ہے گری تھی، اور ان کی ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی تھی، اور وہ ایک طویل عرصہ جو ہے ہاسپٹلائز رہی اپنی کمر کی اس تکلیف کی وجہ سے. یہ تو یعنی میں نے خود دیکھا ہے. یعنی جب وہ گری تھی تو میں خود جو ہے ان کو اس ملبے سے جو ہے کھینچ کے میں نے ہم نے نکالا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اتنا خستہ حال مکان تھا، اور میں چھوٹا تھا. تو میری جو والدہ تھی، انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ خواتین ان کے اپنے سوچنے سمجھنے کے انداز ہوتے ہیں، تو میری والدہ نے مجھے اکسایا کہ والد کو کہو کہ آپ تو ہر وقت جو ہے وہ گھر سے باہر ہوتے ہو، تو یہ گھر اتنا خستہ حال ہے، یہ گر جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے آپ جب نہیں ہوں گے. تو اچھا، میں نے جو ہے وہ، مجھے غالباً میں 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا. تو میں نے والد کو کہا، میں نے کہا ابو جان، انہیں یہ نہیں کہا کہ امی نے کچھ ایسی بات کی، میں نے خود سے، جیسے یہ میرا انالیسس ہے، میں نے کہا ابو جان، یہ ہمارا بڑا گھر جو ہے خستہ حال ہے، تو آپ جو ہے وہ عمومی طور پہ گھر پہ نہیں ہوتے ہیں، تو اگر یہ کبھی گر گیا تو ہم کیا کریں گے.
تو آپ یقین جانیے میرے دل کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی جو انہوں نے کہی. انہوں نے کہا بیٹا کوئی ایسی بات نہیں, ہم کہیں دریا کے کنارے جو ہے وہ ایک ٹینٹ لگا کے جو ہے رہیں گے. اچھا میں کیونکہ بچہ تھا تو میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا واہ یہ تو بڑی جو ہے نا ایک خوبصورت بات ہے کہ جو ہے نا ہم انجوائے کریں گے, یعنی ہم ٹینٹ میں جو ہے وہ جا کے رہیں گے کسی دریا کے کنارے پہ. تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ مقبول بٹ نے جو ہے وہ بینک لوٹ کے جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ پڑھایا نہیں, انہوں نے بینک لوٹ کے جو ہے وہ اپنے لیے کوئی محلات تعمیر نہیں کیے. میری بہن جو ہے جی وہ ماسٹرز کیا ہوا انہوں نے ایم اے انگلش میں, 2 ماسٹرز انہوں نے کیے ہوئے, کراچی یونیورسٹی میں وہ پڑھاتی ہیں, اپنا گھر نہیں ہے ان کے پاس, وہ یونیورسٹی نے جو سرکاری مکان ان کو دیا وہ اس میں رہتی ہے. میرے بڑے بھائی صاحب جو ہے وہ پشاور میں ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, وہ گریڈ 22 کے وہ آفیسر تھے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں, سوری گریڈ 20 کے, اور ان کے پاس ابھی تک کوئی مکان نہیں ہے. ابھی انہوں نے مجھے بتایا لاسٹ ویک کہ پنڈی میں جو ہے انہوں نے کوئی پلاٹ انہوں نے لیا ہوا تھا, تو اب وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو اب ان کو پینشن کی مد میں جو کوئی گریجویٹی وغیرہ ملے گی تو وہ اس کے اوپر کوئی مکان بنائیں گے. میں نے دوستوں کے تعاون سے ایک 12 مرلے میں نے مظفر آباد میں لیے تھے. آپ یقین جانیے کہ فیزز میں جو ہے وہ مکان جو ہے وہ جسٹ ابھی اس کا سٹرکچر کھڑا کرنے میں کامیاب ہوا ہوں, اور وہ بھی یو کے آ کے اب کچھ 4 پیسے کچھ جمع ہو رہے ہیں تو اس سے میں وہ کچھ بنا رہا ہوں. تو یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسانی آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں. مقبول بٹ کا گھر جو ہے وہ جو اس طرف بھی ہے, کل میری دادی نے, میری پھوپھیوں نے اور چند بچوں نے جو ہے وہاں پہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے نعرے لگائے. وہ کوئی محل نہیں ہے, وہ ٹوٹا پھوٹا وہ خستہ حال مکان, یہ جو ابھی جس کو آپ اسکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں, اس کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے جو ہے کل نعرہ بازی کی ہے. یہ تو پھر بھی پرانی تصویر ہے, اب تو یہ شاید اس سے بھی زیادہ خستہ حال ہو چکا ہے. ہم نے کوئی مال و متاع نہیں جمع کیا ہے. یہ جو فقیری ہے وہ فقیر منش انسان تھا, کوئی لالچ نہیں تھا. وہ اس زمانے کا 58 کا وہ گریجویٹ تھا, اور جب انگریزی زبان کے اوپر ان کو اتنا ملکہ تھا کہ جب وہ پشاور آئے تو خیبر میل, دا ڈیلی خیبر میل والوں نے جو ہے انہیں جو ہے وہ سب ایڈیٹری جو ہے وہ دی. وہ روزنامہ مشرق جو اس وقت انجام کے نام سے جو ہے وہ پشاور سے نکلتا تھا, اس کے سب ایڈیٹر تھے. اور ساری انگریزی کی جو دنیا بھر کی انگریزی کی نیوز تھی, جو ورلڈ نیوز ہوا کرتی تھی, مقبول بٹ اس کی ٹرانسلیشن کر کے جب اردو اخبار کو جو ہے وہ دیا کرتا تھا. ہاں یہ تو اس نے بھی لکھا ہے نا سنیل گپتا کی اس کتاب میں بھی, کہ میں ان کے ساتھ اپنی انگلش کی پریکٹس کیا کرتا تھا. حالانکہ میں انگلش میڈیم کا پڑھا تھا, لیکن مجھ سے وہ بہت اچھی انگریزی بولتے تھے اور میں ان کے ساتھ پریکٹس کر کے سیکھا کرتا تھا. یہ اس نے لکھا ہے. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پڑھا لکھا انسان جو پالیٹکس میں نہ بھی آتا تو وہ کوئی بھی اچھی جاب جو ہے کر سکتا تھا, اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ ایک اچھی جو ہے وہ اس اعتبار سے, یعنی جو دنیاوی ایک طور طریقہ جس کو سمجھتے ہیں لوگ کہ جو ہے وہ پیسے کے ریل پہ لو تو جو ہے وہ زیادہ بہتر جو ہے زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے لوگ دیکھتے ہیں, اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس شخص نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے. یعنی جس شخص کے بارے میں لوگ تو پارٹیاں بدلتے ہیں تو انہیں منسٹریاں مل جاتی ہیں جی, اور جو شخص جو ہے وہ اتنی بڑی تحریک کے ساتھ وابستہ تھا, کیا کچھ اسے آفر نہیں کیا گیا ہوگا جیلوں میں. جب وہ پاکستانی جیلوں میں تھا, جب وہ ہندوستان کی جیل میں تھا, تو اسے کیا آفر نہیں کی گئی ہوگی کہ وہ یہ سارا کچھ چھوڑ دے. لیکن اس نے کبھی بھی ان باتوں کی پرواہ نہیں کی. اور پھانسی, یعنی دیکھیے نا یہ کتنی دلچسپ بات ہے, سمجھنے کی بات ہے کہ ایک شخص ہے جو سری نگر جیل کو توڑ کے, جس کی پھانسی اناؤنس ہوئی ہے, جو سری نگر جیل کو توڑ کے اس طرف آیا, ٹھیک ہے جی, اور پھر جو ہے وہ اسے اپنے علاقے میں دوبارہ سے اپنی اس تحریک کو آرگنائز کرنے کے لیے 76 میں جو ہے پھر وہ اس علاقے میں گیا. یعنی جس آدمی کو پتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا تو سیدھا جو ہے مجھے پھانسی لگ جائے گی, لیکن اس نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی. تو لوگ تو دیکھتے ہیں,
देखिए ना, बाशऊर इंसान अंधा तो नहीं ना होता, उसकी तो अगर उसकी देखने की आंख भी खुली हुई होती है, उसके उसके दिमाग के दरीचे भी रोशन होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो मकबूल बट किसके लिए कर रहा था? वो शौकत मकबूल के लिए तो नहीं कर रहा था, वो लुबना शाहीन के लिए तो नहीं कर रहा था, वो जो जावेद मकबूल के लिए तो नहीं कर रहा था, वो जो दो बीवियां उनकी फौत हो गई उनके लिए तो नहीं किया। उन्होंने तो कोई आसूदा जिंदगी जो है वो नहीं गुजारी। लेकिन ये सारा कुछ जो है, आम इंसान जो है जम्मू कश्मीर का, वो ये देखता है कि सियासत में बेशुमार लोगों ने हिंदुस्तान से भी मफादात हासिल किए, सियासत में बेशुमार लोगों ने पाकिस्तान से भी मफादात हासिल किए, लेकिन मकबूल भट्ट वो वाहिद शख्सियत थी जिसने अपने अपने किरदार से इस बात को साबित किया। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं, पाकिस्तानी जो है वो ये इल्जाम लगाते थे कि ये हिंदुस्तान का एजेंट है, हिंदुस्तानी ये इल्जाम लगाते थे कि ये पाकिस्तान का एजेंट है, लेकिन मकबूल भट्ट के करेक्टर ने इस बात को साबित किया। अगर वो अपने अपने मुंह से ये कह रहे थे ना कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के एजेंट है, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एजेंट नहीं है, तो मैं समझता हूं कि सिर्फ जबान से कहने से जो है वो ये बात जो है इसको लोग शायद एक्सेप्ट ना करते, लेकिन उनका जो कॉल था उसके मुकाबले में उनका फेल भी मौजूद था, उनका करेक्टर भी मौजूद था कि उन्होंने प्रैक्टिस में ये बात साबित की कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एजेंट नहीं था, बल्कि वो जो कुछ कर रहा था वो जम्मू कश्मीर के लोगों की आज़ादी के लिए, वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक खुशहाल माशरे के क्याम के लिए, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो 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 शनाख्त जो है वो मिटाई जा रही थी, उसकी रेस्टोरेशन के लिए जो है उसने उसने ये सारी सौकतें भी बर्दाश्त की और अपनी जान भी दी। तो आज जो जो शख्स इस बात को समझ रहा है वो इस तरीके का हिस्सा बन रहा है। तो अब यहां से आगे आप जरा बाहर बैठे हुए हैं, हम सब बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन यहां से बहुत कुछ नजर आता रहता है आजकल, सोशल मीडिया की वजह से खास तौर से रोजाना के हालात, वाकयात, मामलात का पता चलता रहता है। यहां भी जो सूरत हाल है उससे भी हम आगाह हैं। तो अब आप क्या देखते हैं कि यहां से आगे क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो भारत ने वो तमाम जो जिनको आप कह सकते हैं कि कुछ एहतियातें जो उनसे पहले वाले सियासतदान या पहले वाली हुकूमतें भारत की किया करती थी कि कश्मीर को इस हद तक रखना है, इससे ज्यादा दबाना नहीं है, या ये चीजें कम अज कम दिखाने की हद तक रहनी चाहिए, तो उन्होंने तो वो सबको मतलब उन तमाम एहतियातों को बालाए ताक रखते हुए 5 अगस्त 2019 को एक तरह से मुकम्मल कब्जा कर लिया। और दूसरी तरफ भी पाकिस्तान की तरफ से जाहिर है उस पर ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं किया गया। और अब तो बहुत ज्यादा जो लोग दोनों ममालिक के जो हुकूमती ढांचे हैं उनके अंदर जो है वो भी ये कह रहे हैं कि ये दर हकीकत अंडरस्टैंडिंग है और इसमें यही किया जा रहा है कि उधर जो है वो भारत जब अगर संभाल सकता है तो संभाल ले, इधर हम संभालेंगे। तो ऐसी सूरत में आप क्या देख रहे हैं कि क्या कोई रास्ता बाकी बचता है? देखिए जी, पॉलिटिक्स में जो है वो आपका जो एतमाद है उसकी बहुत अहमियत होती है। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि ये साथ में स्कॉटलैंड है। अब एक यूनाइटेड नेशन सॉरी अपना यूके का, यूनाइटेड किंगडम का जो हिस्सा है, लेकिन वहां यूनाइटेड किंगडम से निकलने की जो तहरीक है उसे चंद साल पहले जो है रेफरेंडम में जो है शिकस्त हुई है, लेकिन वो लोग जो है आज भी उसके साथ वाबस्ता है, उस तहरीक के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि वो एक टाइम आ जाएगा कि जब जो है वो अपनी जो स्कॉटलैंड की जो रियासत है उसको जो है वो इस यूनियन से वो निकाल लेंगे और वो एक इंडिपेंडेंट यूनाइटेड नेशन के मेंबर मुल्क के तौर पे अपनी रेस्टोरेशन करवा लेंगे। करने का काम ये है कि हमें अपनी इस तहरीक के साथ वाबस्ता रहना है।
मैं तो ये समझता हूं कि ये एक अच्छी चीज हुई है कि हिंदुस्तान के इकदामात के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रवैये से चीजें जो है जिस तरह से एक्सपोज हुई है, उसका मैं समझता हूं कि हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि लोगों को इस बात का इल्म हो गया है कि ये जो हमारे हमारे मसले में जो फरीक हैं, ये सिर्फ फरीक हैं, और ये जो हमारी हमारे हमारी किसी इंडिजिनस तहरीक के ये सपोर्टर नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे पास ज्यादा बेहतर मौके हैं कि ज्यादा बेहतर तरीके से हमें हमें अब जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जैसे अमूमी तौर पर लोग कहा करते थे ना कि जी आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जो एक एक पलड़े में क्यों जो है वो डालते हैं, एक पलड़े में उनको इकट्ठा क्यों करते हैं, पाकिस्तान ने तो हमारे लिए ये किया वो किया। अब इनके अब इस तर्ज अमल से जिस तरह से वो एक्सपोज हुए हैं, इसका फायदा ये है कि हम ज्यादा इंडिजिनस तरीके से अपनी मूवमेंट को न सिर्फ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बल्कि अपनी शनाख्त को खुद कफालत की बुनियाद के ऊपर जो है दुनिया के सामने जो हम पेश कर सकते हैं। और अगर हम अपनी शनाख्त जो है उसको उसको बचा पाने में कामयाब रहे, तो ये मेरा यकीन है कि अगर 1000 साल भी जो गुजर जाए ना जी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान हमारे खिते के साथ कई तरह की जो है वो छेड़खानियां भी करता रहे, लेकिन उसके बावजूद 1000 साल के बाद भी जो है जम्मू कश्मीर की रियासत जो है वो रिस्टोर हो जाएगी। सिर्फ करने का काम ये है कि हमें उस मूवमेंट के साथ भी जो जुड़े रहना है। हमें अपनी उस जो 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 हमारी पहचान है, हमारी जो सदियों से हमारी पहचान रही है, उसको उसकी बका के लिए भी जो हमें मुसलसल और तसलसल के साथ जो है काम करते रहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत मकबूल भट्ट साहब। और आखिर में अगर आप कोई बात करना चाहते हैं जो मेरे सवालों में नहीं आ सकी, तो प्लीज हमारे पास 2-4 मिनट हैं, आप वो बात करें। मैं तो ये समझता हूँ जी कि जमातें हमारी बेशक जो है वो अलग-अलग हों, लेकिन हमें कॉमन एजेंडे को सामने रखते हुए, कुछ कॉमन असासी नुकात को बुनियाद बनाते हुए हमें एक दूसरे के करीब आना चाहिए। और अब हमें ये जो हम कुछ, मेरा तो ये समझना है अमूमी तौर पे कि जिन्हें कुछ नहीं करना होता, वो कश्मीरी एक इस्तिलाह है कि बेकारस हथकार, यानी जो बेकार होता है ना उसके पास 100 काम होते हैं, करना उसने कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमारी पॉलिटिक्स में जो है हम जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्जामात लगाते रहते हैं ना, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। ये इल्जामात लगाने की जो पॉलिटिक्स है, मैं समझता हूँ कि ये सतही पॉलिटिक्स है। हमें, अगर हम ये समझते हैं कि हमारी तहरीक बहुत बड़ी तहरीक है, हमारी तहरीक जो है वो एक मुकद्दस तहरीक है, तो बड़ी तहरीक के लिए जो है वो बड़े दिल गुर्दे के साथ जो है हमें हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और हमें एक दूसरे का एक्सेप्ट करना चाहिए। तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो जिन कॉमन नुकात की बुनियाद के ऊपर हम इकट्ठे हो सकते हैं, उन उन कॉमन नुकात को बुनियाद बना के हमें जरूर इकट्ठे होके अपनी मुश्तरका सियासी मकसद को एक मुश्तरका सियासी आवाज दे के जो है उसे दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। वो कहाँ चला गया? जी शमा साहब। जी भट्ट साहब, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का और हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर करने का, और बहुत शुक्रिया आप सब देखने वालों का। आज हमारे पास इस प्रोग्राम के लिए इतना ही वक्त था। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात और बात होगी। और आखिर में मैं जो हमारे कमेंट्स करने वाले दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया, और उनमें से कुछ दोस्त जिन्होंने कमेंट्स की बजाय बदतमीजी की, उनसे फिर गुजारिश है कि आप सियासी ज़हन के लोग हैं तो सियासी बात किया करें। सियासी बातें सियासी जुबान में भी सख्त से सख्त की जा सकती हैं। अगर आपको किसी चीज को सख्ती से मुस्तरद करना है तो जुबान तो सियासी इस्तेमाल करें। तो बाकी जो दोस्त देखते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल। घबराना नहीं चाहिए जी, ये लोग तो खुदाओं को भी गालियां देते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, चलता है। हाँ, नहीं घबराने की बात नहीं, लेकिन हम जैसे कोई जब करता है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको बता दें कि एक और तरीका भी है ये बातें करने का। अगर नहीं पता तो सीख लो, तो अगर यही करना है तो फिर करते रहो हम, और उसके बाद तो हम कुछ नहीं कहेंगे ना। जी बिल्कुल, थैंक यू जी।
बहुत शुक्रिया शामिद साहब आपका। थैंक यू वेरी मच।